तो चलिए प्राचीन मिस्र के 3000 से भी ज्यादा सालों के इतिहास को कुछ ही मिनटों में समेटने की एक जबरदस्त कोशिश करते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि फ़ारो, पिरामिड और सत्ता के लिए हुए हजारों झगड़ों के 3000 साल के इतिहास को बस कुछ मिनटों में कैसे समेटा जाए। सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर चलिए कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारी ये यात्रा 6 बड़े हिस्सों में बटी होगी। हम शुरू करेंगे हरे भरे सहारा से 2 राज्यों के बनने तक की कहानी से, फिर देखेंगे पिरामिडों का युग, उसके बाद पतन और फिर से एक होने की कहानी, फ़ारों का सुनहरा दौर, फिर आक्रमणों का एक लंबा सिलसिला और आखिर में फ़ारो के शासन का अंत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब सहारा रेगिस्तान नहीं था। जी हाँ, वो एक हरा भरा सवाना जैसा इलाका था। अब हुआ ये कि लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास मौसम बदलने लगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से सहारा धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो गया। अब जाहिर है लोगों को वहां से हटना पड़ा, तो वो सब नील नदी के उपजाऊ किनारों पर आकर बस गए, और बस यहीं से एक नई महान सभ्यता की नींव पड़ी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, यहाँ 2 अलग अलग राज्य बन गए। दक्षिण की तरफ था ऊपरी मिस्र, जहाँ के लोग ज्यादातर योद्धा थे, मतलब एक वॉरियर कल्चर था, और वहीं उत्तर में था निचला मिस्र, जहाँ का पूरा ध्यान व्यापार और लेन देन पर था। और फिर लगभग 3100 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दक्षिण के एक राजा नार्मर ने उत्तर पर हमला करके उसे जीत लिया, और इतिहास में पहली बार पूरा मिस्र एक शक्तिशाली राजा के झंडे के नीचे एकजुट हो गया। अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? तो इसका जवाब है एक कमाल की चीज, नार्मर पैलेट। पत्थर की ये प्लेट दिखाती है कि कैसे नार्मर ने दक्षिण का सफेद ताज और उत्तर का लाल ताज दोनों पहने हुए हैं। मतलब ये सिर्फ मिस्र के एक होने का पहला पक्का सबूत ही नहीं है, बल्कि यहीं से वो सोच शुरू हुई कि फ़ारो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक दैवीय राजा है। मिस्र के इसी एकीकरण ने ओल्ड किंगडम यानी पुराने साम्राज्य की नींव रखी। ये एक ऐसा दौर था जब वास्तुकला और राजकाज में कमाल की तरक्की हुई, और हाँ, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, पिरामिडों का युग। तो इसकी शुरुआत हुई राजा जोसेर के स्टेप पिरामिड से, जो पहला पिरामिड था। इसके बाद जो चौथा राजवंश आया, उसने इस डिजाइन को गीजा में परफेक्शन तक पहुंचा दिया, और नतीजा महान पिरामिड और स्फिंक्स जैसी शानदार इमारतें बनी जो आज भी खड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ मकबरे नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि फ़ारो सूर्य देवता रा का बेटा है। लेकिन जैसा कि होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। राजा पेपी द्वितीय ने 90 साल तक राज किया, जो कि बहुत ही लंबा वक्त है। उनके शासन के आखिर तक केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ गई। जो छोटे मोटे गवर्नर थे वो बहुत ताकतवर हो गए, और ऊपर से सूखे और अकाल ने ऐसी मार मारी कि पूरा साम्राज्य बिखर गया। और यहीं से ना मिस्र के इतिहास का एक पैटर्न साफ दिखने लगता है, एक ऐसा चक्र जिसमें साम्राज्य बिखरता है और फिर से एकजुट होता है। इस पहले बिखराव के दौर को पहला मध्यवर्ती काल कहते हैं। इस चक्र को समझाने के लिए एक कोटेशन बिल्कुल सही बैठता है, जो कहता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, फिर राजा कमजोर हो जाता है, देश की हालत खराब हो जाती है, फिर एक नया राजा आता है, देश को फिर से एक करता है, और बस यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दक्षिण से मेंतुहोतेप द्वितीय ने एक बार फिर उत्तर को जीता, देश को दोबारा एकजुट किया, और यहीं से शुरू हुआ मिडिल किंगडम यानी मध्य साम्राज्य, जो एक बार फिर से खुशहाली और संस्कृति की तरक्की का दौर था। लेकिन वो चक्र वो फिर से घूमा। हिक्सोस नाम के विदेशी हमलावरों ने मिडिल किंगडम का अंत कर दिया, पर जब मिस्र के लोगों ने उन्हें खदेड़कर बाहर निकाला, तो उसी राख से मिस्र का सबसे ताकतवर और शानदार दौर शुरू हुआ, जिसे कहते हैं न्यू किंगडम। ये वो दौर था जिसने हमें इतिहास के कुछ सबसे मशहूर फ़ारो दिए, जैसे कि हटशेप्सुत, एक ऐसी महिला राजा जिसने जंग से ज्यादा व्यापार पर ध्यान दिया। फिर था आखेनातेन, जिसने पुराने सारे देवी देवताओं को छोड़कर सिर्फ एक सूर्य देवता आतेन की पूजा शुरू करवा दी। तूतनखामोन, जो बॉय किंग के नाम से मशहूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मकबरा सही सलामत मिल गया था। और हाँ, रामेसिस द्वितीय, रामेसिस द ग्रेट,
जिसने 66 साल राज किया और इतिहास की सबसे बड़ी रथों की जंग लड़ी। पर कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। न्यू किंगडम भी आखिर में बिखर गया। इससे एक पावर वैक्यूम बन गया, मतलब सत्ता का खालीपन, जिसने विदेशी ताकतों को मिस्र पर कब्जा करने का न्योता दे दिया। और ये था तीसरा मध्यवर्ती काल। अब इसके बाद तो शासकों के बदलने का एक सिलसिला ही चल पड़ा। पहले लीबिया के सरदारों ने उत्तर पर कब्जा किया, फिर दक्षिण से न्यूबियन आए और उन्होंने ब्लैक फैरो का एक पूरा राजवंश बनाया। फिर असीरियनों ने कुछ वक्त के लिए हमला कर कब्जा किया और आखिरकार 525 ईसा पूर्व में फारसियों ने मिस्र को जीतकर अपने बहुत बड़े साम्राज्य का एक सूबा बना लिया। और यहीं से मिस्र के फ़ैरो शासन के आखिरी अध्याय की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत हुई एक नई सुपर पावर के हाथों, फारसियों से आज़ादी के साथ। 322 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान मिस्र पहुंचा। लोगों ने उसे फारसियों से छुटकारा दिलाने वाला मसीहा माना और उसे फ़ैरो का ताज पहना दिया। उसी ने अलेक्जेंड्रिया शहर की नींव रखी, जो आगे चलकर ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। जब सिकंदर की मौत हुई तो उसके एक जनरल टॉलेमी ने मिस्र की कमान संभाल ली और यहीं से शुरू हुआ टॉलेमिक राजवंश। अब ये थे तो यूनानी, लेकिन उन्होंने मिस्र के रीति रिवाजों को अपना लिया। हाँ, सरकारी कामकाज की भाषा ग्रीक ही रही। इस राजवंश की आखिरी और शायद सबसे मशहूर शासक थीं क्लियोपैट्रा सप्तम। उन्होंने मिस्र की घटती हुई ताकत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक दांव खेला। उन्होंने रोम के बड़े नेताओं जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ गठबंधन किया, लेकिन आखिर में उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में वो ऑक्टेवियन से हार गईं और हार कबूल करने की बजाय क्लियोपैट्रा ने अपनी जान दे दी। एक साम्राज्य का ये कितना नाटकीय और दुखद अंत था। क्लियोपैट्रा की मौत सिर्फ एक रानी की मौत नहीं थी, ये मिस्र के 3000 साल से भी ज्यादा लंबे फ़ैरो शासन का अंत था। अब मिस्र आज़ाद नहीं था, वो आधिकारिक तौर पर रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया और इसी के साथ एक युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक इतनी महान सभ्यता, जिसने शानदार इमारतें बनाई, एक जटिल धर्म बनाया और 3000 सालों तक एक होकर राज किया, वो आखिर में इतिहास में खो जाती है।